शिपिंग कॉर्पोरेशन में एवरेज करना चाहिए। ये वैसे बहुत टाइम बाद ये सुना है कभी मैंने कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में एवरेज करना चाहिए। सर देखिए, 2-3 कंपनीज जो एसेट वाइज बहुत अच्छी हैं लेकिन उनमें बहुत मूव नहीं है। मिसाल के तौर पे BHEL, MTNL, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ITI, ये वो कंपनियां हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट ओन करती हैं इंडिया में। PSUs हैं तो ऑब्वियसली बात है, एक बड़ा लैंड पार्सल है, एक बड़े एसेट्स हैं इनके पास, लेकिन 2-3 चीज़ें बहुत क्लीन हैं। पहला, एक तो इनके पास एसेट ज़्यादा हैं तो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको अच्छी दिखाई पड़ेगी, बुक वैल्यू से कहते हैं आप, बहुत अच्छी दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये शेयर उसके नीचे दिखेंगे तो वैल्यू रहेगी। 2, इन कंपनियों के जो साथ हमेशा सरकारी केविएट अटैच्ड है, तो कोई भी तेज़ी या तो इनमें स्टेक सेल आएगा, डिस्काउंट आएगा, OFS आएगा, ऊपर के लेवल कोई भी रेगुलेटरी चेंज आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। 3, इनके साथ एक शिपिंग के केस में, क्योंकि ये क्रूड भागा है और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो होता है वो क्रूड का सबसे बड़ा रिफॉर्म क्लीन करता है, मतलब वो बताता है कि किस तरह से फ्रेट रेट चल रहे हैं ग्लोबली। तो जैसे से ये फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, जब ATF के प्राइसेस रिकॉर्ड स्तरों पर हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो अभी वैसे बात है ये शिपिंग फ्यूल जो होता है उसके दाम भी, उसके भी फ्रेट बढ़ेंगे, तो वो इनके मार्जिन्स को और हिट करेगा। तो इस लिहाज से आप ये मान के चलिए कि इनके लिए सो फार टेलविंड्स ज़्यादा है, हेडविंड्स कम है। तो एटलीस्ट अगर आप शिपिंग में जाना चाहते हैं तो GE शिपिंग जैसी कंपनी बार को फिर भी बेटर पोजीशनड है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो अपने सारे पेमेंट्स डॉलर में रिसीव करता है और डॉलर में रिसीव करने की वजह से उनकी रियलाइजेशन बेटर है। लेकिन इनके केस में सरकारी है तो वो केविएट हमेशा रहेगा ही। तो ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखकर ही यहाँ कोई कॉल लें और उसके बाद अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, पुनीत जी का सवाल है पेटीएम को लेकर। पुनीत जी, पेटीएम के केस में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल ही है। लॉस मेकिंग कंपनी पहली चीज़, प्रमोटर कंपनी से धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं, हालांकि वो 11 करोड़ के शेयर उन्होंने खरीदे थे, लेकिन ओवर वैल्यूड साइड पर नंबर्स वीक, और उसके बाद IPO आया है और वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। 2150 रुपये का इशू प्राइस था, जो 1 रुपये की फेस वैल्यू पर है, 10 की फेस वैल्यू पर 21,500 हो जाएगा। इस तरह की फेस वैल्यू के साथ कोई IPO आएगा तो थोड़ी बीटिंग तो रहेगी, और इक्विटी साइज भी बड़ा है, तो सो फार तो कुछ भी कन्विंसिंग स्टोरी नहीं है। नंबर्स आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। टू अर्ली टू से 1-2 क्वार्टर के नंबर आए और उसमें कोई बहुत उत्साह नहीं है। तो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ को मानेंगे तो वो फिर भी इसी रेंज के आसपास के टारगेट दे रहे हैं, 700-800 इसी रेंज में, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप अभी तो ना रखें। एटलीस्ट बाकी नंबर्स आ लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा। With following rupee, how does RBI intervene to strengthen and how does it affect stock market? अग्रवाल साहब देखिए, मेरी सीमित जानकारी जो कहती है, माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से, कि पहली चीज़, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसको आप ऐसे समझिएगा कि डॉलर इंडेक्स में तेज़ी है। डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो कि ग्लोबल करेंसीज के सामने, 8 बड़ी करेंसी या 9 बड़ी करेंसी होती है, उनके सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है। तो डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, वो रिकॉर्ड स्तरों की तरफ जा रहा है, वो स्ट्रेंथ है, इसलिए बाकी करेंसीज वीक हो रही है, जिसमें रुपया भी आ रहा है। अब रुपया बाकी एशियन करेंसी से कंपैरिजन में उतना वीक नहीं हुआ है जितनी वो हुई है, तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है। बाकी करेंसी ज़्यादा टूटी हैं, रुपया उतना ख़राब नहीं करके गया जितना बाकी एशियन करेंसीज कर रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी मान लेते चलिए, रुपया अगर कमज़ोर हो भी रहा है तो RBI स्लाइटली इंटरवीन कर रहा है। उसकी वजह भी है क्योंकि हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहीं ज़्यादा बेटर साइड पर है, तो उस सिचुएशन के लिहाज से RBI बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंटरवीन करता रहता है। इंटरवीन करना होता है कि डॉलर वापस वो सिस्टम में बेच देता है, जिसकी वजह से रुपया वापस स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। अगर मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमी में रुपया कमज़ोर होता भी जा रहा है, तो इंडिया के लिए बेनिफिशियरी ऐसे रहेगा कि इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। मिसाल के तौर पे जितनी कंपनीज डॉलर रेवेन्यू जनरेट करती हैं, सो IT कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़, जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज़, और ये शिपिंग कंपनीज़ में वो कंपनियां जो डॉलर में पेमेंट्स देती हैं, इस तरह ही कंपनियों के ऊपर इसके बेनिफिट होंगे जो डॉलर में एटलीस्ट रियलाइजेशन ले रहा है। NRIs का रिपैट्रिएशन उनका होता है। नुकसान होता है टूर एंड ट्रैवल, माफ़ कीजिएगा, टूर एंड ट्रैवल कंपनियों को फ़ायदा होता है उल्टा, क्योंकि उनके जो फॉरेन पेमेंट्स आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए और सस्ता हो जाएगा इंडिया। तो वो प्लस फॉरेन हॉस्पिटल में जो कंपनियां इंडिया में डील करती है, जैसे जो फॉरेन इलाज के लिए आते हैं, मिसाल तौर पर मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनियों के लिए, उनके लिए इलाज और सस्ता हो जाता है, तो ये उनको बेनिफिट मिलते हैं। महंगा होता है इंपोर्ट, मिसाल तौर पे क्रूड महंगा हो जाएगा, हम क्रूड ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स के कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं, वो महंगे हो जाएंगे। उसके अलावा डेरिवेटिव्स क्रूड के जो इस्तेमाल होते हैं अलग अलग इनपुट प्रोडक्ट्स में, वो महंगे हो जाएंगे। तो ये अंतर आएगा, लेकिन सब अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट रहेगा,
कुछ इम्पैक्ट आप रखो रहेगा। कुछ लोग यहाँ से ना खरीद के वहाँ खरीदते हैं, वहीं पे काम करवा के वहीं से सप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे बहुत कुछ होता है। इसलिए एक डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, लेकिन ये मोटा मोटा आकलन आपको समझाया है, ये मेरी सीमित जानकारी में। what advantage and disadvantage अब ITC brings to one's portfolio? Do you recommend it as long-term portfolio stock with recent demerger news? अनिल जी, ITC किसी के पोर्टफोलियो में कोई नुकसान नहीं करेगा। ऑब्वियसली कोई स्टॉक ऐसा कोई डैमेज नहीं करता। ITC एक बहुत स्टेबल स्टॉक है क्योंकि इसका इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी इक्विटी में इस तरह का प्रॉफिट जनरेट करने वाली कोई कंपनी नहीं है। अगर आप टॉप 5 कंपनियों को इंडिया की उठा के देखेंगे जिनकी इक्विटी बहुत बड़ी है, उनमें ITC आता है 5वें नंबर पर। पहले पे शायद है वोडाफोन, फिर ONGC, IOB और यस बैंक और ITC, ये क्रम है। इस क्रम में अगर ITC इस तरह की है तो ITC के साथ क्या है कि वो 12.5 रुपये पर शेयर के आसपास प्रॉफिट कमाता है हर साल में, और 12.5 रुपये में से 11.5 रुपये पर शेयर बांट देता है बतौर डिविडेंड। तो ITC इतना डिविडेंड देने के बावजूद भी करीब 13 से 14 हज़ार करोड़ रुपए कैश अपने पास रखता है। तो इस तरह का कैश फ्लो जनरेशन है इनके पास, और उस तरह कैश फ्लो जनरेशन के साथ ही कंपनी ग्रो कर रही है। ये शेयर चलता इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी इक्विटी साइज़ बड़ा है, 1, 2 इसका डिविडेंड बेस देता रहता है। जो डिविडेंड बहुत ज़्यादा देगा वो बढ़ेगा नहीं। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे VST इंडस्ट्री हो, सनोफी हो, फाइज़र हो, ओरेकल हो, ये सब वो नाम है, या PSUs हो जो डिविडेंड ज़्यादा देंगी। ऑब्वियसली बात है, वो डिप्लॉय कैसे करेंगे अपने प्रॉफिट को अपनी ग्रोथ में, और जब वो डिप्लॉय नहीं करेंगे तो एक्सपैंड कैसे करेंगी, इसलिए वो ग्रो भी नहीं करती, इससे बाजार को वैल्यू भी नहीं देता। तो ITC एक स्टेबल पोर्टफोलियो है, धीरे धीरे आपको रिटर्न देता रहेगा बतौर डिविडेंड, कुछ सालों में फ्री भी कर देगा अपने शेयरों को। लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी या मल्टी बैगर बनने की उम्मीद वो थोड़ा सा मुश्किल है, कि वो क्योंकि इतनी बड़े बेस के साथ आप बारात इतनी बड़ी नहीं चल सकती ना, इतनी तेज़। छोटे से लोगों की बारात तो चल जाएगी, तो आप उस हिसाब से इसकी सीमित जो लिमिटेशंस है उनको समझिएगा। अच्छा जी, कैन आई बाय हेकल एट 240? सतीश साहब, जो बीच में इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल आया था, जिसमें इनके एक बड़े प्लांट को अप्रूवल मिल गया जहाँ पर कामकाज भी शुरू कर दिया, वो ट्रिगर तो अच्छा है। मतलब बहुत ऊपर से 700 रुपये की जोन से शेयर टूटता हुआ 200-250 रुपये की रेंज में आ गया, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू तो दिख रही है इसमें। और ये जो ट्रिगर है, ट्रिगर भी अच्छा है। इन दोनों ट्रिगर्स के आधार पर आप एंटर कर भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाउनसाइड तो शायद ना हो इसमें, लेकिन हाँ, इन लेवल्स पे एटलीस्ट उतने बुरी हालत नहीं है कि आप एंटर ना कर सकें। करने लायक सिचुएशन तो इसमें दिख रही है, आप एक बार को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अब मतलब मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाजार ट्रैक नहीं करता, इसलिए माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, साफ पे। अच्छा सुमित जी, CG पावर एंड सेंचुरी प्लाई में इस लेवल पर इन्वेस्ट किया जा सकता है? सर CG पावर आप किसी भी फॉल में आपको मिले 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 6-6 रुपये, 8-8 रुपये फॉल मिलता रहा, आप थोड़ा लेते रहे, कोई इशू नहीं है उसमें। सेंचुरी प्लाई को एक बार को अवॉइड कर सकते हैं, और IB रियल को आप वेट एंड वॉच मोड में रखिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जिस तरह से इसकी सिचुएशन दिख रही हैं वो तो बहुत ही पेनफुल है, आई एग्री। लेकिन कुछ भी मैनेजमेंट की क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ भी नंबर्स जब तक नहीं आएंगे कुछ नहीं कह सकते। तब तक के लिए तो एटलीस्ट बने रहना पड़ेगा, मैनेजमेंट कोई कॉल ना ले लें, अगर नहीं देंगे फिर तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन तीनों में से CG पावर सो फार सिचुएशन वाइज बेटर लग रहा है। मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है, नंबर्स भी बेटर है, तो कोई भी फॉल मिलता रहे, किसी झटके बाजार में नीचे मिले 5 रुपये नीचे, 4 रुपये नीचे, 2 रुपये नीचे, तो आप थोड़ा ऐड करते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके, शैल आई मूव फ्रॉम फार्मा स्टॉक्स टू फर्टिलाइजर स्टॉक्स? तृप्ति जी, ये कोई लॉजिक नहीं है कि आप इससे निकल के उसमें चले जाएं। फर्टिलाइज़र क्योंकि आपको मानसून के अच्छे नंबर दिख रहे हैं, इस वजह से जाना चाहते हैं तो बात अलग है। फार्मा में बहुत अच्छे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। फार्मा अलग ग्रोथ स्टोरी है, डिफेंसिव है, ये अलग ग्रोथ स्टोरी है। वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। तो बहुत दोनों की स्टोरीज अलग अलग हैं। आप किस थीम पे जाना चाह रही हैं, किस एवेन्यू के लिए जाना चाहती हैं, कितने समय के लिए जाना चाहती है, और क्या आपका नज़रिया है, उन सब पे डिपेंड करता है। लेकिन सो फार ये कोई लॉजिकल स्टेप तो नहीं दिख रहा है एटलीस्ट। और अगर आपको नया निवेश करना है तो नया निवेश कर लीजिए ना उसमें। इन शेयरों क्यों बेच रही हैं, यहाँ लॉस बुक करके वहाँ जाए, वहाँ भी लॉस हो गया तो आप इस हिसाब से कॉल लीजिए कि एटलीस्ट लॉस ना हो, कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। उसके बाद फिर आप कुछ सोचिएगा क्या करना है इसमें।